दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पीजीटी परीक्षा, लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें हम पाश्चात्य विचारक इमाइल दुर्खीम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ समाजशास्त्र के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं समाजशास्त्र के पाश्चात्य विचारक इमाइल दुर्खीम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में कांट के उत्तराधिकारी के रूप में किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स, कार्ल पॉपर, इमाइल दुर्खीम या मैक्स वेबर को? आपको बताना है कि प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में कांट के उत्तराधिकारी के रूप में किसे माना जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, इमाइल दुर्खीम। दोस्तों आगस्ट कांट समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं और उनके प्रत्यक्षवाद के विचारों ने सामाजिक चिंतन को नई दिशा प्रदान की और इमाइल दुर्खीम को फ्रांस में सामाजिक चिंतन को आगे बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है। वस्तुतः समाजशास्त्र के जनक आगस्ट कांट के उत्तराधिकारी माने जाने वाले फ्रांसीसी विद्वान दुर्खीम, इनका जीवन काल 1858 से 1917 ईस्वी है। इन्होंने समाजशास्त्र को वैज्ञानिक धरातल पर दृढ़ करने में विशेष भूमिका निभाई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रत्यक्षवाद और समाजशास्त्र के जनक आगस्ट कांट हैं, जबकि प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में कांट का उत्तराधिकारी इमाइल दुर्खीम को माना जाता है। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया था? तो याद रखिएगा इमाइल दुर्खीम ने दोस्तों समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया था। फ्रांसीसी समाजशास्त्री इमाइल दुर्खीम के अनुसार सामाजिक संरचना एवं प्रकार के बीच अन्योन्याश्रित संबंध है। सामाजिक संरचना का निर्माण सामाजिक तथ्यों यानी सोशल फैक्ट से होता है। प्रत्येक सामाजिक तथ्य सामाजिक संरचना के लिए एक निश्चित प्रकार्य होता है और प्रकार्यों के आधार पर ही सामाजिक तथ्य एक दूसरे से मिलकर एक विशेष सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। प्राचीन सामाजिक संरचना में सामाजिक तथ्यों के बीच संबंध मशीन के पुर्जों की भांति था, जिसे उन्होंने सहज एकता या यांत्रिक एकता, जिसको मैकेनिकल सॉलिडेरिटी कहा जाता है, ये इमाइल दुर्खीम ने कहा था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्यों में दो विशेषताएं होती हैं, एक तो बाह्यता और दूसरी क्या होती है आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य जो सोशल फैक्ट्स होते हैं उसमें दो विशेषताएं होती हैं, एक बाह्यता और दूसरी बाध्यता। याद रखिएगा दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की अवधारणा को समझाने के लिए दो शब्दों बाह्यता और बाध्यता का प्रयोग किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों की व्याख्या की? ऑप्शन है कांट, दुर्खीम, सिमेल या वेबर। तो सही उत्तर है इमाइल दुर्खीम ने। दोस्तों देखिए, दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों के दो प्रकार बताए हैं, एक तो नॉर्मल और दूसरा पैथोलॉजिकल यानी सामान्य और व्याधिकीय। सामान्य सामाजिक तथ्यों में वे तथ्य आते हैं जो सामाजिक जीवन को संगठित करते हैं, जबकि व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों में सामाजिक जीवन को विघटित करने वाले तथ्य आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने स्वयं समाजशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि धारण की? फ्रांस में समाजशास्त्र विभाग स्थापित किया था। आपको बताना है कि किस समाजशास्त्री ने स्वयं समाजशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि धारण करके फ्रांस में समाजशास्त्र विभाग स्थापित किया था। तो ये थे इमाइल दुर्खीम। दोस्तों इमाइल दुर्खीम ने पेरिस और फ्रांस के विभिन्न विद्यालयों में दर्शन शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। बाद में उन्होंने प्रसिद्ध प्रायोगिक मनोचिकित्सक विल्हेम वुंट के साथ उसके द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1 वर्ष जर्मनी में बिताए। उन्होंने बोर्डियक्स विश्वविद्यालय से प्रोफेसरशिप प्राप्त की और समाजशास्त्र पर फ्रांस के विश्वविद्यालय में पहली शिक्षा प्रदान की। बाद में पेरिस विश्वविद्यालय द्वारा समाजशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि धारण की और वहीं पर अपनी मृत्यु पर्यंत 1917 तक शिक्षा दी थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, इमाइल दुर्खीम ने स्वयं समाजशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि धारण करके फ्रांस में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की थी।
अगले प्रश्न पर आते हैं, यांत्रिक समैक्य का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसको मैकेनिकल सॉलिडेरिटी कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यांत्रिक समैक्य का सिद्धांत दुर्खीम के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अपनी पहली पुस्तक डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में दुर्खीम ने समाज के आदिम से आधुनिक तक के उद्विकास की प्रक्रिया के विश्लेषण की अपनी विधि को स्पष्ट किया है। उन्होंने समाज का वर्गीकरण सामाजिक एकता की प्रकृति के आधार पर किया जो उस समाज में विद्यमान थी। दुर्खीम ने तर्क दिया कि जहां आदिम समाज का संगठन यांत्रिक एकता यानी मैकेनिकल सॉलिडेरिटी के आधारित था, वहीं आधुनिक समाज का आधार सावयवी एकता यानी ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी पर आधारित है। यांत्रिक एकता का आधार व्यक्तिगत एकरूपता होती है तथा यह कम जनसंख्या वाले राज्यों में पाई जाती है। यह विशिष्ट रूप से विभिन्न स्वावलंबित समूह हैं, जहां प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट समूह के अंतर्गत एक जैसे क्रियाकलापों में और प्रकारों में लिप्त रहता है। चूंकि व्यक्तियों की एकता अथवा आपसी बंधन समरूपता और व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होते हैं, अतः इस प्रकार के समाज किसी प्रकार की विषमता के प्रति सहिष्णु नहीं होते हैं और समाज के किसी प्रकार की मानदंड की अवहेलना करने पर कठोर दंड दिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यांत्रिक एकता पर आधारित समाजों में दमनकारी कानून बनाए जाते हैं ताकि सामाजिक मान्यताओं से विचलन को रोका जा सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि व्यक्ति तथा समाज आपस में जुड़े हुए थे और इसकी आशंका रहती थी कि आचरण की मान्यताओं के भंग होने से समाज बिखर सकता था। तो याद रखिएगा, यांत्रिक समैक्य या मैकेनिकल सॉलिडेरिटी का सिद्धांत दुर्खीम द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, किसने यांत्रिक एकता और सावयवी एकता में भेद किया है? तो सही उत्तर है, ये हैं इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम ने यांत्रिक एकता और सावयवी एकता यानी ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में भी भेद किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यांत्रिक और सावयवी एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया है? तो ये हैं इमाइल दुर्खीम। दोस्तों, इमाइल दुर्खीम ने यांत्रिक एकता और सावयवी एकता का सिद्धांत दिया और इसके आधार पर उन्होंने सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, इसी से संबंधित है। आपसे पूछा गया है कि यांत्रिक और सावयवी एकता का विवेचन किसने किया है? तो उत्तर है ई दुर्खीम ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुर्खीम के अनुसार सावयवी एकता किन समाजों की विशेषता है? तो आप जानते हैं, अभी अभी आपने पढ़ा है कि आदिम समाजों की विशेषता यांत्रिक एकता थी, लेकिन सावयवी एकता आधुनिक समाज की विशेषता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एकात्मकता के आधार पर समाज का वर्गीकरण किसने किया है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, इमाइल दुर्खीम ने एकात्मकता के आधार पर समाज का वर्गीकरण किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरल समाजों में किस प्रकार की सामाजिक एकता पाई जाती है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, सरल समाज जो होते हैं उसमें यांत्रिक एकता यानी मैकेनिकल सॉलिडेरिटी पाई जाती है और ये सिद्धांत दुर्खीम द्वारा प्रतिपादित किया गया है। सरल समाजों में सामाजिक एकता यांत्रिक एकता के रूप में पाई जाती है। सामाजिक सदस्य यंत्रवत सामूहिक चेतना में भाग लेते हैं, इसे बनाए रखना अपना निर्धारित कर्तव्य समझते हैं। ऐसी संश्लिष्टता समरूपता और नैतिक सादृश्यता से उत्पन्न होती है। सभी सदस्य सामाजिक मूल्यों, धार्मिक कृत्यों, क्रियाकलापों, सामाजिक क्रियाकलापों और मान्यताओं के प्रति समान भावना रखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि दुर्खीम ने सामाजिकता को विभिन्नता पर आधारित बताया है, किस प्रकार से? सजीवी, तर्कशील, धर्मनिरपेक्ष या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर है दोस्तों, दुर्खीम ने सामाजिकता को विभिन्नता पर आधारित बनाया है, जैसे कि सजीवी होते हैं। दुर्खीम ने सामाजिकता को विभिन्नता पर आधारित बताया है, जैसे सजीवी यानी ऑर्गेनिक। दोस्तों, आधुनिक समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण होते हुए भी व्यक्ति और समूह में पारस्परिक संबंध, पारस्परिक निर्भरता और एकता है और दुर्खीम के अनुसार यही सावयवी एकता है। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण कथन है, समाज ही वास्तविक देवता है।
देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों। द किंगडम ऑफ हेवन इज ए ग्लोरीफाइड सोसाइटी। स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमा मंडित समाज है, इसको कहता है। और वो कहता है कि समाज ही वास्तविक देवता है। ये किसका कथन है? तो सही उत्तर है इमाइल दुर्खीम। दुर्खीम ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ द रिलीजियस लाइफ में धर्म की प्रकृति, उत्पत्ति, प्रभाव आदि की विस्तृत विवेचना की है। उसने समाज को ही देवता कहा और कहा कि धर्म सामूहिक चेतना का प्रतीक है। उसने लिखा है कि आदिम मानव इतना बुद्धिमान नहीं था कि वो प्राकृतिक और अलौकिक घटनाओं को उसी रूप में समझ पाता जिस रूप में इस सिद्धांत के प्रतिपादकों ने समझा है। धर्म कोई इतनी सरल वस्तु भी नहीं है कि उसे प्रतिध्वनि, परछाई, स्वप्न और मृत्यु आदि अनुभवों के आधार पर ही समझा जा सके। धर्म का वास्तविक आधार तो स्वयं समाज है। इसलिए वो लिखता है कि स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमा मंडित समाज है। धर्म समाज की अवहेलना नहीं कर सकता, वह तो समाज की प्रतिमा है। अतः वास्तविक देवता स्वयं समाज है। तो याद रखिएगा दोस्तों, समाज ही वास्तविक देवता है। ये प्रसिद्ध कथन इमाइल दुर्खीम का है। अगला प्रश्न है, किसने समाज को ईश्वर के समकक्ष माना है? तो याद रखिएगा इमाइल दुर्खीम ने। अगला प्रश्न है, धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों उपर्युक्त कथन जो है किसी से संबंधित नहीं है। धर्म देखिए ऑप्शंस हैं आपके, अगस्ट काम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर या इमाइल दुर्खीम। इनमें से पूछा गया है कि धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है। ये कथन किसका है? तो ये कथन किसी भी समाजशास्त्री जो ऑप्शंस में दिए गए हैं इनसे संबंधित नहीं है। इसलिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपने संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबद्ध बताया है? आपको बताना है। देखिए हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ, दुर्खीम या मैक्स वेबर। तो सही उत्तर है दुर्खीम ने। दोस्तों दुर्खीम ने जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबद्ध बताया है। दुर्खीम का मानना था कि प्राचीन समाज में श्रम विभाजन स्पष्ट नहीं था और समाज सरल था। सामाजिक आवश्यकताएं भी कम थी, इससे समाज के अंगों के कार्य भी सीमित थे। जैसे जैसे जनसंख्या और हमारी आवश्यकताएं बढ़ी वैसे वैसे श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण की आवश्यकता बढ़ने लगी। इससे समाज के अंगों के बीच परस्पर निर्भरता बढ़ने लगी। अगला प्रश्न है, आर्थिक संस्था मानते हुए समाज में श्रम विभाजन के प्रकारों का विश्लेषण किसने किया है? आपको बताना है कि समाज में श्रम विभाजन के प्रकारों का विश्लेषण आर्थिक संस्था मानते हुए किसने किया है? तो उत्तर है आपका इमाइल दुर्खीम ने। दोस्तों श्रम विभाजन एक प्रकार का आर्थिक सहयोग है। इसकी उत्पत्ति समाज द्वारा निर्धारित होती है। इमाइल दुर्खीम इसे सामाजिक तथ्य कहते हैं और दुर्खीम ने आर्थिक संस्था मानते हुए समाज में श्रम विभाजन के प्रकारों का विश्लेषण किया है। इनके लिए एकता समाज का नैतिक बल है और यह सहयोग और एक तरह के समाज के प्रकारों को समझने के लिए बुनियादी अवयव है। श्रम विभाजन समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। श्रम विभाजन एक ही समय में जहां प्रकृति का नियम है वहीं दूसरी ओर मनुष्य व्यवहार का नैतिक नियम भी है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, शास्त्रीय समाजशास्त्रियों में से किसने तुलनात्मक विश्लेषण में परिमाणात्मक विधि का प्रयोग किया है? आपको बताना है। तो ये हैं इमाइल दुर्खीम। दोस्तों इमाइल दुर्खीम ने कंपैरेटिव एनालिसिस में परिमाणात्मक विधि का प्रयोग किया है। इनके अनुसार समाजशास्त्री व्याख्या कारणात्मक संबंधों की खोज में निहित है। प्रकृति विज्ञानी इसे प्रयोगों के द्वारा प्राप्त करते हैं परंतु समाजशास्त्र में ये संभव नहीं है। इसलिए दो या दो से अधिक सामाजिक तथ्यों की तुलना से प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामूहिक प्रतिनिधान। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? कूले ने, फ्रायड ने, मीड ने या दुर्खीम ने? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, दुर्खीम ने। देखिए दोस्तों समाज द्वारा मान्य उन विचारों, धारणाओं, भावनाओं और प्रतीकों को सामूहिक प्रतिनिधान की संज्ञा दी जाती है जो सामूहिक रूप से समस्त समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें समाज के सदस्य आदर की दृष्टि से देखते हैं। इनका निर्माण सामाजिक अंतरक्रियाओं के दौरान या व्यक्तिगत चेतना के पारस्परिक प्रभावों के फलस्वरूप होता है।
ये ही बाद में सामाजिक प्रतीकों के रूप में विकसित हो जाते हैं। ये प्रतीक समाज के अधिकांश सदस्यों द्वारा मान्य होने के कारण सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं और सामूहिक रूप से प्रतिनिधित्व करने वाले इन प्रतीकों के लिए दुर्खिम ने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा का प्रयोग किया है। और आप जान लीजिए, जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, ये सामूहिक प्रतिनिधान का एक श्रेष्ठ उदाहरण है जो समूह विशेष यानी किसी राष्ट्र की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सामूहिक प्रतिनिधान के अध्ययन से संबंधित है? तो ये हैं दोस्तों सामूहिक प्रतिनिधान के अध्ययन से संबंधित हैं इमाइल दुर्खिम। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण के सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? तो सामाजिकरण के सामूहिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत को इमाइल दुर्खिम द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान को समाजशास्त्र में प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? देखिए, इमाइल दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंसर, R.K. मार्टन या रेडक्लिफ ब्राउन। तो सही उत्तर है इमाइल दुर्खिम को। दोस्तों, इमाइल दुर्खिम को समाजशास्त्र में प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि समाजशास्त्र में प्रकार की अवधारणा का प्रयोग 19वीं शताब्दी में ऑगस्ट काम्ट और हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया, जिन्होंने मानव समाज और जैविकीय सावयव की कार्यप्रणाली में काफ़ी सादृश्यता देखी, किंतु इसे व्यवस्थित और वैज्ञानिक अवधारणा के रूप में प्रयोग किए जाने का श्रेय इमाइल दुर्खिम को जाता है। दुर्खिम ने सावयविक सादृश्यता का सहारा लेते हुए इस अवधारणा का प्रयोग स्पेंसर से भिन्न रूप में किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने लिखा है कि समाज स्वतः स्फूर्त है यानी स्वयं ही अपने आप में ही चलता है? तो ये कथन इमाइल दुर्खिम का है। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों की विशिष्टता के लिए सुई जेनरी अर्थात स्वतः स्फूर्त शब्द का प्रयोग किया है। उसका अभिप्राय है कि सामाजिक तथ्य अपने नितांत स्वतंत्र रूप में विद्यमान रहते हैं। ये सामाजिक तथ्य समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु हैं। अगला प्रश्न है, दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट विशेषता सामान्य चेतना की नहीं है, आपको बताना है? तो सही उत्तर है घनत्व, आयतन, तीव्रता या निर्धारण। तो सही उत्तर है घनत्व। देखिए, आपको बताना है कि कौन सी विशिष्ट विशेषता सामान्य चेतना की नहीं है। तो दोस्तों, घनत्व जो है ये सामान्य चेतना की विशेषता नहीं बल्कि सामूहिक चेतना की विशेषता है। दुर्खिम का मानना है कि आयतन, तीव्रता और निर्धारण सामान्य चेतना की विशिष्ट विशेषता है, जबकि घनत्व जो है ये सामूहिक चेतना की विशेषता है। अगला प्रश्न है, दुर्खिम ने किस जनजाति का विस्तृत अध्ययन कर टोटमवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? अरुंटा, भील, हो या खासी? तो सही उत्तर है अरुंटा जनजाति। दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का विस्तृत अध्ययन करके टोटमवाद की अवधारणा का विकसित किया। उनके अनुसार टोटमवाद धर्म का अति प्राचीन रूप है। यही प्रश्न कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया? तो ये हैं इमाइल दुर्खिम। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुर्खिम के अनुसार सबसे प्रमुख आदिम धर्म का प्रकार क्या था? तो सही उत्तर है टोटमवाद। और टोटमवाद का जो अवधारणा है वो इमाइल दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला था। अगला प्रश्न है, इमाइल दुर्खिम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में क्या विचार दिया है? तो सही उत्तर है दोस्तों, इमाइल दुर्खिम ने समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक प्रकृति का बताया है। उनका मानना है कि समाज के वैज्ञानिक समझ जिसे दुर्खिम विकसित करना चाहते थे वो नैतिक तथ्यों की मान्यता पर आधारित थी। उन्होंने लिखा है कि नैतिक तथ्य अन्य तथ्यों की तरह घटित होते हैं। वे क्रिया के नियमों से बने हैं जो विशेष गुणों द्वारा पहचाने जाते हैं। उनका अवलोकन, वर्णन और वर्गीकरण किया जा सकता है और वे विशेष कानूनों के द्वारा समझाए जा सकते हैं। दुर्खिम के अनुसार नैतिक संहिताओं से सामाजिक स्थितियों की व्युत्पत्ति हो सकती है और इसने समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान के समान बना दिया और उनके ये बृहद उद्देश्य समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक संकाय के रूप में स्थापित करने के बहुत निकट थे। अगले प्रश्न पर आते हैं, दुर्खिम के अनुसार मानव अभिकरण किसके द्वारा निरुद्ध होता है? ऑप्शन है राजनीतिक प्रक्रिया, सामाजिक संरचना, आर्थिक संसाधन या दूसरे कर्ताओं के अभिकरण।
तो देखिए दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा दुर्खिम के अनुसार मानव अभिकरण सामाजिक संरचना के द्वारा निरुद्ध होता है। दुर्खिम को आधुनिक समाजशास्त्र का संस्थापक और समाज वैज्ञानिक शब्दावली में दुनिया का पहला आधिकारिक समाजशास्त्री माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, धर्म विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों का एक नैतिक समुदाय है, ये मत किसका है? तो याद रखिएगा, धर्म के संबंध में ये मत इमाइल दुर्खिम का है। दुर्खिम के अनुसार धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वास और कर्मकांडों की एक संगठित व्यवस्था है जो उन व्यक्तियों को एक एकल सामाजिक नैतिक समुदाय में बांधता है जो इसका अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दमनकारी और प्रतिकारी कानून शब्दों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, आपको बताना है। तो ये शब्द दुर्खिम द्वारा प्रयोग किए गए हैं। दोस्तों, इमाइल दुर्खिम ने दो प्रकार की समाज व्यवस्थाओं जैसे यांत्रिक और सावयविक के आधार पर दो प्रकार के कानूनों की चर्चा की है, दमनकारी और प्रतिकारी कानून। दमनकारी कानूनों का उद्देश्य सामूहिक चेतना अथवा इच्छा के विरुद्ध समझे जाने वाले कार्यों को रोकना है। ये कानून अपराधी द्वारा की गई क्षति को पूर्ति के लिए नहीं होते, बल्कि इनका निर्माण समाज में नैतिक संतुलन बनाए रखने और अपराधी को पुनः अपराध करने से रोकने और भयभीत करने के लिए होता है। इस प्रकार के कानून हमें यांत्रिक एकता पर आधारित समाजों में देखने को मिलते हैं और प्रतिकारी कानून जो है वो आधुनिक समाज की विशेषता है। इस प्रकार के कानून का मुख्य उद्देश्य अपराधी द्वारा की गई क्षति की पूर्ति करना है, इसलिए इसे क्षतिपूरक कानून भी कहा जाता है। आधुनिक समाजों में अपराध को समस्त समाज के विरुद्ध कार्य करने, सामूहिक इच्छा का उल्लंघन न मानकर व्यक्ति के विरुद्ध कार्य माना जाता है। इसलिए अपराधी से क्षतिपूर्ति की आशा की जाती है ताकि सामूहिक इच्छा की पुनर्स्थापना हो सके। तो याद रखिएगा दोस्तों, देखिए, दमनकारी और प्रतिकारी कानून शब्दों का प्रयोग इमाइल दुर्खिम के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रतिकारी कानून की अवधारणा से कौन संबंधित है? तो दुर्खिम दोस्तों प्रतिकारी कानून की अवधारणा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, इमाइल दुर्खिम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? तो उत्तर है, आधुनिक विधि की प्रकृति क्षतिपूरक या प्रतिकारी कानून की तरह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने समाज में आदर्श शून्यता की दशाओं और कारणों की व्याख्या की है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है इमाइल दुर्खिम ने। इसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। आदर्श शून्यता या मानक शून्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले 19वीं शताब्दी में फ्रांस के सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम ने किया और सामाजिक सहभागिता के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालने के लिए उन्होंने आदर्श या मानक शून्यता शब्द का प्रयोग किया। उनके अनुसार ऐसी दशाएं जो मानव के विकास और सुख समृद्धि के लिए आवश्यक मानी जाती हैं, उनका अभाव ही आदर्श शून्यता या मानक शून्यता की स्थिति का परिचायक है। ये माना जाता है कि मानवीय व्यवहार का नियंत्रण किन्हीं नियमों द्वारा होना चाहिए ताकि नियमों की एक सुचारू व्यवस्था का जन्म हो सके, व्यक्तियों के आपसी संबंध नैतिकता पर आधारित हों तथा जीवन में सुख प्राप्ति की स्पष्ट सीमाएं हों। ऐसी कोई स्थिति जो अस्पष्ट, टकराहटपूर्ण अथवा असामंजस्यकारी नियमाचारों को जन्म देती हो या जिसमें एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्तियों के साथ नैतिकता पर आधारित संबंध न हो या जीवन के सुखों को प्राप्त करने की कोई निर्धारित सीमाएं न हो, ये सभी स्थितियां आदर्श शून्यता, मानक शून्यता या एनोमी की द्योतक होती हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि कुछ मात्रा में अपराध प्रत्येक समाज में सामान्य है? ऑप्शन देखिए, इमाइल दुर्खिम, आर के मर्टन, लोम्ब्रोसो या सदरलैंड। तो सही उत्तर है इमाइल दुर्खिम। दोस्तों, इमाइल दुर्खिम ने अपनी पुस्तक रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में इस बात का उल्लेख किया है कि प्रत्येक समाज में अपराध सामान्य घटना है और ये कुछ हद तक प्रत्येक समाज में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, धर्म के अध्ययन में किस समाजशास्त्री ने पवित्र और साधारण अवधारणा का प्रयोग किया है? देखिए, सही उत्तर है इमाइल दुर्खिम ने। दोस्तों, इमाइल दुर्खिम ने जीवन के सभी क्षेत्रों में धर्म, समाज आदि पर विस्तार से जो है अध्ययन किया है। इमाइल दुर्खिम ने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में धर्म की उत्पत्ति के सभी विद्यमान सिद्धांतों को निरस्त कर दिया। उन्होंने धर्म का समाजशास्त्री सिद्धांत प्रस्तुत किया है
दुर्खीम के अनुसार प्रत्येक धर्म में साधारण या लौकिक यानी प्रोफेन और पवित्र यानी सेक्रेड के रूप में वस्तुओं का विभाजन होता है। पवित्र वस्तुएं वे हैं जो विशेष और श्रेष्ठ रूप में संरक्षित और पृथक रखी जाती हैं। साधारण वस्तुएं निषिद्ध होती हैं और पवित्र से दूर रखी जाती हैं। अगला प्रश्न है, इमाइल दुर्खीम ने धर्म के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस एक वर्गीकरण का प्रयोग किया है, आपको बताना है। आप बताइए कि इमाइल दुर्खीम ने धर्म के अध्ययन में किस एक वर्गीकरण का प्रयोग किया है। तो सही उत्तर है पवित्र और लौकिक। याद रखिएगा ये प्रश्न कि इमाइल दुर्खीम ने धर्म के अध्ययन में दो प्रकार का वर्गीकरण किया है। उन्होंने कहा है धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत दिया। उनका कहना है कि प्रत्येक धर्म में साधारण या लौकिक और पवित्र के रूप में वस्तुओं का विभाजन होता है। अगला प्रश्न है, धर्म के अध्ययन में पवित्र और अपवित्र की अवधारणा का प्रयोग किसने किया। तो ये हैं इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम ने दोस्तों धर्म के अध्ययन में पवित्र और लौकिक शब्दों का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, धर्म को पवित्र और अपवित्र के बीच अंतर के आधार पर किसने परिभाषित किया। तो ये हैं इमाइल दुर्खीम। सेक्रेड और प्रोफेन यानी पवित्र और अपवित्र की अवधारणा धर्म के संबंध में किस विचारक के द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो सही उत्तर है दुर्खीम के द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, किसने आत्महत्या का व्यापक अध्ययन किया है, आपको बताना है। तो ये हैं इमाइल दुर्खीम। दोस्तों दुर्खीम ने अपनी कृति द सुसाइड में सबसे पहले आत्महत्याओं का व्यवस्थित रूप में अध्ययन करके ये प्रतिपादित किया कि आत्महत्याओं के प्रतिमानों का विश्लेषण मात्र व्यक्तिगत मनोविज्ञान के आधार पर नहीं किया जा सकता। आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है, अतः इसके कारणों को सामाजिक तथ्यों में ही खोजा जाना चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं, समाजशास्त्र में आत्महत्या का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो सही उत्तर है इमाइल दुर्खीम के द्वारा समाजशास्त्र में आत्महत्या का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है किस तरह से। सांस्कृतिक कारणों से, शारीरिक कारणों से, मनोवैज्ञानिक कारणों से या सामाजिक कारणों से। तो सही उत्तर है सामाजिक कारणों द्वारा। दोस्तों दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या की व्याख्या सामाजिक कारणों द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन आत्महत्या नहीं है। देखिए, अहंगवादी आत्महत्या, स्वाभाविक आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या या विसंगतिजन आत्महत्या। तो सही उत्तर है स्वाभाविक आत्महत्या दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या नहीं है। दुर्खीम ने अपनी पुस्तक ली सुसाइड यानी द सुसाइड में आत्महत्या की विवेचना आदर्श शून्यता, नैतिक मूल्यों में गिरावट, असंतोष, आवश्यकताओं और साधनों में असंतुलन, समाज का नकारात्मक दबाव और सामाजिक विघटन के आधार पर किया है। उनका मानना है कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है, इसके कारणों की खोज सामाजिक संरचना और संगठन में करनी चाहिए। उन्होंने आत्महत्या को समाज के नकारात्मक दबाव का फल माना है और दुर्खीम ने 3 प्रकार की आत्महत्याएं बताई हैं, अहंवादी यानी ईगोइस्टिक, परार्थवादी यानी अल्ट्रुइस्टिक और विसंगतिजन या प्रतिमानहीनता यानी एनोमिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आत्महत्या के प्रकारों का वर्गीकरण किया है। तो सही उत्तर दुर्खीम ने आत्महत्या के 3 प्रकार बताए हैं, अहंवादी, परार्थवादी और विसंगतिजन आत्महत्या। अगला प्रश्न है दोस्तों, आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का फल है, ये किसने प्रतिपादित किया है। यानी ये विचार किसका है कि आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का फल है। तो ये हैं दुर्खीम। दुर्खीम ने आत्महत्याओं के बारे में सबसे पहले व्यवस्थित अध्ययन किया और उन्होंने आत्महत्या को समाज के नकारात्मक दबाव का फल माना है। यही प्रश्न फिर से पूछा गया है, आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का प्रतिफल है। तो ये इमाइल दुर्खीम का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुर्खीम के अनुसार मानक शून्यवादी आत्महत्या परिणाम है किसका, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों आत्महत्या जो है, मानक शून्यवादी आत्महत्या किसका परिणाम होता है। तो ये नियमहीनता की स्थिति अथवा अपने आप को अकेला या समूह से कटा हुआ पाने को ये मानक शून्यवादी आत्महत्या परिणाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुर्खीम ने किस अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है। देखिए, अहंगवाद, परोपकारिता, आदर्श शून्यता या अलगाव। तो आप जान लीजिए ऑप्शन डी अलगाव यानी
आप जिसको एलियनेशन कहते हैं। अलगाव की अवधारणा का प्रयोग दुर्खिम द्वारा नहीं किया गया है। दुर्खिम ने अहंगवाद, परोपकारिता और आदर्श शून्यता अवधारणा का प्रयोग किया है, जबकि अलगाव या एलियनेशन की अवधारणा का प्रयोग ये मार्क्स द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विद्वान को पहला अकादमिक समाजशास्त्री यानी एकेडमिक सोशलिस्ट थिंकर माना जाता है? तो आगस्ट काम्ट, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर या इमाइल दुर्खिम? तो सही उत्तर है इमाइल दुर्खिम को। दोस्तों, इमाइल दुर्खिम पहले व्यावसायिक समाजशास्त्री थे। वो आधुनिक विश्वविद्यालय में अकादमिक क्षेत्र में व्यवस्थित समाजशास्त्र को स्थापित करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने समाजशास्त्र का पहला अकादमिक जर्नल ले एनी सोशियोलॉजिक का संपादन भी किया और समाजशास्त्र में उनके व्यवस्थित अध्ययन पद्धति के विशेष योगदान देने के कारण उन्हें पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि दुर्खिम के अनुसार कौन एक सामाजिक तथ्य की विशेषता नहीं है? सामाजिक तथ्य की प्रकृति अमूर्त होती है, सामाजिक तथ्य व्यक्ति से बाह्य होते हैं, सामाजिक तथ्य में बाध्यता की विशेषता होती है और सामाजिक तथ्य व्याधिकीय और सामान्य दोनों प्रकार के होते हैं। तो सही उत्तर है दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य की विशेषता नहीं है कि सामाजिक तथ्य की प्रकृति अमूर्त होती है। आप जान लीजिए दोस्तों, दुर्खिम सामाजिक तथ्य की विशेषताओं में मानते हैं कि सामाजिक तथ्य व्यक्ति से बाह्य होते हैं, सामाजिक तथ्य में बाध्यता की विशेषता होती है, सामाजिक तथ्य व्याधिकीय और सामान्य दोनों प्रकार के हो सकते हैं और सामाजिक तथ्यों का स्रोत सामूहिक चेतना अथवा समाज है। इसलिए दुर्खिम कहते हैं कि सामाजिक तथ्य की ये विशेषता नहीं है कि सामाजिक तथ्य की प्रकृति अमूर्त होती है। तो याद रखिएगा, सामाजिक तथ्य की प्रकृति अमूर्त होती है, ये दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने पाश्चात्य विचारक इमाइल दुर्खिम के संबंध में जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में सभी प्रश्नों को आपने व्याख्या सहित हल के रूप में सॉल्व किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।